अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स, थर्मल वर्ड को अगर हम फिज़िक्स व्यू से देखें तो थर्मल कहते हैं हम हीट को या फिर हॉटनेस को। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हीट जो है वो एक एनर्जी है दैट इज़ फ्लो फ्रॉम cold body to hot body to cold body. So similarly we have expansion word निकला है expand से। यानी जो चीज़ें एक्सपेंड करती हैं उनमें एक्सपेंशन आती है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं एक्सपेंशन। ओके, यानी अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो मैं जिन सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड की जाती है तो उनमें क्या आती है? एक्सपेंशन आती है, वो एक्सपेंड करती है। तो दिस इज़ द कंबाइंड मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास 3 स्टेट्स के अंदर होती हैं। सॉलिड के अंदर भी होती है, लिक्विड के अंदर भी होती है, सिमिलरली गैस के अंदर भी होती है। सॉलिड आपको पता है कि तीनों स्टेट्स एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड स्टेट्स हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज है, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज एक दूसरे से, और इन तीनों में जो है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है। लिक्विड्स की अगर हम थर्मल एक्सपेंशंस को थोड़ा सा यहाँ पे मैं थर्मल एक्सपेंशंस का मीनिंग समझाने के लिए लिक्विड्स को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करूँ। स्टूडेंट्स, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिक्विड को इस बीकर के अंदर फिल किया हुआ है, और फिल करने के बाद मैं इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स सपोज इसको हीट किया जाता है इस बीकर को, एंड देन ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ से हीट एनर्जी ऑब्ज़र्व करेंगे इस बर्नर से। ओके, सपोज करें कि कोई बर्नर लगा हुआ है और ये हीट एनर्जी ऑब्ज़र्व करेंगे और इस हीट एनर्जी को अपने लिए कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में। ओके, क्योंकि हीट एनर्जी क्या चीज़ बढ़ा देगी? इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर रेस कर देगी, और टेम्परेचर डायरेक्टली अपोजिशन होता है काइनेटिक एनर्जी के। एंड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है कांस्टेंट मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी इन पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स का जो मास है, इनकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और क्या होगा जी? ये इनका ओरिजिनल जिसे कह लें वॉल्यूम है, और यहाँ तक बीकर में मैंने इसको फिल किया हुआ। सो आफ्टर कंटिन्यूस सोर्स ऑफ हीट क्या होगा? टेम्परेचर कंटिन्यूसली रेस करेगा, एंड देन काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली इन मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ करेगी। अब स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन के सरफेस पे आएंगे, एंड देन इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि दे विल ओवरकम देयर अट्रैक्टिव फोर्सेस विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और दे स्किप कर जाएंगे कहाँ से? सरफेस ऑफ द बीकर से यहाँ आ जाएंगे। तो आप देखें कि जो लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम था वो एक्सपेंड कर गया, और ओरिजिनल लिक्विड जो है एक्सपेंड करते करते यहाँ तक आ गया। ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, और एक्सपेंशन इतनी हो चुकी है, यानी मॉलिक्यूल जो है बीकर की सरफेस तक यहाँ तक आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये जो थर्मल एक्सपेंशन होती है ये इतनी माइनर सी होती है सब्सटेंस के अंदर कि हमें ये विजिबल नहीं होती, बट ये होती है, प्रैक्टिकली होती है, सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी, गैस के अंदर भी। बट हम इसलिए ये नेग्लिजिबल होती है क्योंकि बहुत स्मॉल होती है, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है इस एक्सपेंशन की। दैट्स वाई हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन। ओके, ये लिक्विड एक्सपेंड करता है हीट होने पे, सो दैट्स वाई, बट ये एक्सपेंशन जो है बहुत स्मॉल होती है, दैट्स वाई ये नेग्लिजिबल होती है। इसी तरीके से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंड करता है। इसी तरह अगर मेरे पास पानी है, लेट्स सपोज किसी भी बीकर के अंदर मैंने
इतना पानी रखा हुआ है, इतना पानी है। अब मैं इसको टेम्परेचर को ठंडा करता हूँ। ओके, इसको टेम्परेचर को ठंडा करता हूँ एंड देन हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो आप देखते हैं कि बीकर के अंदर पानी का जो लेवल है वो इतना होता है, जबकि जो बर्फ़ बनती है उसकी शेप इतनी सी बनती है। इस बात से क्या साबित होता है कि जब टेम्परेचर लो होता है या फिर जब टेम्परेचर कूल होता है, टेम्परेचर को फॉल करने पे चीज़ें कंट्रैक्ट करती हैं, स्क्वीज़ होती हैं, ओके, श्रिल होती हैं अपने ओरिजिनल साइज़, लेंथ और वॉल्यूम से, ओके। और उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और उनका टेम्परेचर कम करने पे यानी कूल करने पे वो कंट्रैक्ट करते हैं। यही वजह होती है जब मौसम ठंडा होता है सर्दियों में, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के नट्स होते हैं या फिर किसी बॉटल का जो ढकना होता है वो स्क्वीज़ होते होते, कंट्रैक्ट होते होते दब जाता है और हमें खोलने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। लेकिन गर्मियों में अगर आप देखें तो नट वगैरह और बोतल के ढकने वगैरह क्या होते हैं कि वो इजीली हमसे ओपन हो जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू हॉट सनी डे, जब उन पे सन रेडिएशंस फॉल करती हैं तो उस हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, उनके पार्टिकल एक्सपेंड कर जाते हैं। दैट्स वाई हॉट सनी डे के ऊपर या हाई टेम्परेचर पे नट्स, बॉटल्स के ढकने एंड देन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लूजन इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, वो लूज़ हो जाते हैं अपने आप से इस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। ये तो कुछ है उसकी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन। सो हमने क्या सीखा कि टेम्परेचर एक्सपेंड करता है हीट करने पे एंड टेम्परेचर इसी तरह कंट्रैक्शन आती है हमारे पास किस चीज़ पे, एक्चुअल में टेम्परेचर को फॉल करने में, टेम्परेचर को ठंडा करने में। स्टूडेंट्स, सॉलिड के अंदर अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होती है। सॉलिड की अगर मैं पार्टिकल एक्सपेंशन को थोड़ा सा डिस्कस करूं, सॉलिड पार्टिकल लेवल एक्सपेंशन, ओके। सो सॉलिड की जो पार्टिकल लेवल एक्सपेंशन होती है, लेट्स सपोज ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है एंड उसके पार्टिकल, यू नो वेल, सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि उसके पार्टिकल क्लोजली बॉन्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, कितना स्ट्रांग बॉन्ड पाया जाता है। अब आप सपोज करें कि मैं इस सॉलिड पार्टिकल्स को कुछ बर्नर के थ्रू हीट प्रोवाइड करता हूँ। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, सॉलिड के पार्टिकल को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो हीट क्या है, वो एक एनर्जी है, और एनर्जी क्या करती है, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र करती है। ये पार्टिकल इनिशियली लो एनर्जी के साथ होते हैं और यहाँ जो हीट है वो हाई एनर्जी होती है। सो हाई एनर्जी जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम दिस हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ दिस पार्टिकल, ओके। ये पार्टिकल, हर इंडिविजुअल पार्टिकल एनर्जी ऑब्जर्व करता है। जब हर इंडिविजुअल पार्टिकल एनर्जी ऑब्जर्व करता है जिससे उसका जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो बढ़ना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, होता क्या है कि जब ये पार्टिकल, मैं अगर किसी इंडिविजुअल पार्टिकल की मिसाल लूँ, जब कोई इंडिविजुअल पार्टिकल एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो ये क्या करता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेता है, यानी उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को क्या करती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से जहां वो मौजूद है वहां डिस्प्लेस कराती है और टू एंड फोर्थ, अप डाउन, अप राइट, लेफ्ट पे क्या करती है, वाइब्रेट करवाती है। कौन सी एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब होता क्या है कि टाइम के साथ साथ एनर्जी कंटिन्यूसली ऑब्जर्व हो रही है और कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इनके जो एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होती जाती हैं। पर होता क्या है कि इन पार्टिकल्स में एट द लास्ट एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि दे स्टार्ट वाइब्रेटेड विद हाई एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड वर्ड हम यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अगर ये वाला पार्टिकल है
ये डिस्प्लेस करता है अपने मेन पोजीशन से, यानी ये इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ आता है और फिर यहाँ आता है, तो इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती है, दिस इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। ओके, इसी तरह अगर ये लेफ़्ट पे जाता है यहाँ पे, राइट पे जाता है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे क्या है, इसके एम्पलीट्यूड है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। तो सॉलिड के पार्टिकल हाईली एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, जिससे उनके एंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर हो जाती हैं, एंड देन कंटिन्यूसली हीट ऑब्जॉर्व करने से उनका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। ओके, सो फिगर 2 में अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं तो ये पार्टिकल, हर पार्टिकल एक दूसरे को क्या करना शुरू हो जाता है, उनमें डिस्टेंसेस आ जाते हैं, एक्सपेंड करता है थ्रू आउट, हर पार्टिकल दूसरे को कोलाइड करता है, क्योंकि एनर्जी उसकी बहुत हाईली हो जाती है। हाईली वाइब्रेटेड एनर्जी की वजह से पार्टिकल के बीच में कोलिजन्स आ जाती हैं, और ये जो सॉलिड का सिस्टम अब आप देख रहे हैं ये वाला समझ लें, इसमें सॉलिड के पार्टिकल एक्सपेंड होके ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं, इनमें थोड़ा फासला आ जाता है, डिस्टेंसेस आ जाती हैं। तो आप इज्यूम करें कि यहाँ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर था, आफ्टर ऑब्जॉर्बिंग हीट जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गया। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इसके लेंथ में भी चेंज आया है, इसके वॉल्यूम में भी चेंज आया है, क्योंकि एक्सपेंशंस की भी दो टाइप्स हैं। एक्सपेंशन जो है वो लेंथ वाइज भी होती है और इसके साथ साथ वॉल्यूम वाइज भी होती है। लेंथ वाइज जब एक्सपेंशंस को हम देखते हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन को अलॉन्ग लेंथ देखते हैं, अलॉन्ग किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ की एक्सपेंशन देखते हैं हम, तो उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ओके, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कह लें या फिर लीनियर एक्सपेंशन कह लें। इसी तरह अगर हम अलॉन्ग वॉल्यूम एक्सपेंशन देखें, ओके, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि स्टूडेंट्स वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ क्रॉस हाइट। तो वॉल्यूम में क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस 3 डायमेंशनल में एक्सपेंड करता है, लेंथ वाइज भी, ब्रेड्थ वाइज भी, हाइट वाइज भी। ऐसा नहीं है कि अलॉन्ग जस्ट सिंगल डायमेंशंस पे एक्सपेंशन होती है, तो वहाँ 3D पे एक्सपेंशन हो रही होती है, दैट्स वाई हम उसको कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट्स अब वन बाय वन हम दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है एंड देन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है। सो हम बात करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड सॉलिड। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए एक रॉड ले लेते हैं। ओके, कोई भी सॉलिड रॉड ले लेते हैं। अब इस सॉलिड रॉड को आप एज्यूम करें इनिशियल टेम्परेचर पे। इनिशियल टेम्परेचर आप कह लें कि लाजमी सी बात है, जब इस रॉड को मैं किसी रूम में रखूं या किसी भी जगह पे रखूं तो लाजमी सी बात है ये इस रॉड का कोई ना कोई इनिशियल टेम्परेचर होगा। ओके, और इसी तरीके से क्योंकि हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमेशा अलॉन्ग दी लेंथ होती है। लीनियर में हम लेंथ की बात करेंगे सिर्फ। ओके, सो इसका कोई आपके पास इनिशियल टेम्परेचर होगा जिसको हम अपने आसानी के लिए कह देते हैं TO। ओके, और इसी तरह इसी रॉड का कोई ना कोई ओरिजिनल लेंथ होगी, ठीक है, इसको हम कह देते हैं LO।
वो टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर था, एक्चुअल टेम्परेचर था, उसको हमने कह दिया TO। और जो हमारे पास इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, लेट्स सपोज मैंने ये रॉड सिर्फ 5 मीटर लिया था, तो 5 मीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया LO से। ओके, सो लेट्स सपोज अब हम इसको हीट देने लगे हैं। ओके, आप सपोज करें कि मैंने इसको हीट प्रोवाइड कर दी है, इस रॉड को हम हीट करते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ हीट अप द सॉलिड रॉड। हमने इस सॉलिड रॉड को हीट अप कर दिया स्टूडेंट्स। अब होगा क्या कि सॉलिड रॉड के अंदर के जो पार्टिकल हैं वो इस एनर्जी को क्या करेंगे, इस हीट एनर्जी को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ओके, एक हीट एनर्जी हर पार्टिकल में ऑब्जर्व होगी, एंड हर पार्टिकल जब इस हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा एंड देन इसको अपने लिए कन्वर्ट कर देगा काइनेटिक एनर्जी में। सो होगा क्या कि जैसे ही इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, आफ्टर दैट ये पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। बट जैसे जैसे हीट एनर्जी ऑब्जॉर्बिंग बढ़ती चली जाएगी, इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जिनसे इनका टेम्परेचर TO से बढ़ जाएगा। और इसी तरह आप देखेंगे कि जैसे जैसे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मींस के हाईली एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, इनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ चुकी होगी कि ये इतनी हाईली डिस्प्लेस्ड होंगे अपने मेन पोजीशन से कि दे विल स्टार्ट कोलाइड इनसाइड द सॉलिड। सो होगा क्या, ये लेट्स सपोज अगर मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, ये पार्टिकल अगर ये पार्टिकल इसको कोलाइड करता है तो उसको डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह से यहाँ लेके आता है, फिर ये नेक्स्ट को यानी हो क्या रहा है कि एक फिर चेन बन जाती है, पार्टिकल्स की चेन बनती है, वो हाईली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी से हाईली एम्पलीट्यूड से जब वाइब्रेट करते हैं तो दिस कोलिजन विल कंटिन्यू सो ऑन, एंड पार्टिकल अपने प्लेस से डिस्प्लेस होगा एंड यू विल ऑब्जर्व। आप देखेंगे कि ये जो सिस्टम है आपके पास, पार्टिकल कोलाइड कर करके यहाँ पे पार्टिकल यहाँ तक आ जाएंगे। ओके, इनमें डिस्टेंसेस आ जाएंगी, इनमें डिस्प्लेस्ड होंगे अपनी मेन पोजीशन से। आफ्टर ऑब्जर्विंग हाईली हीट एनर्जी दे विल बी कंसिडर एज अ high energy molecules, high energy particle, they will collide with each other, they will move with highly velocity due to high temperature। so इसका मतलब ये है कि वो TO से किसी न्यू टेम्परेचर पे चले जाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं T टेम्परेचर। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 10 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था, या 15 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था, या 25 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था, जिसको मैंने TO बोला था रूम टेम्परेचर। बट आफ्टर ऑब्जर्विंग हीट एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग हाईली काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, दे विल गेट कोलाइड विद ईच अदर्स। एंड हमने देखा कि अलोंग द लेंथ जो है ये सॉलिड रॉड एक्सपेंड कर गया है, सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, इनके जो डिस्टेंसेज हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं, एक्सपेंड कर गए पार्टिकल सिस्टम के अंदर। तो सॉलिड के लेंथ में जो चेंज आया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, सॉरी ये T है, इट्स नॉट विल बी TO, इट विल बी सिंपल T। इस सिस्टम को हम T कहेंगे। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि फिर ये जो लेंथ में कितना चेंज आया है, लेंथ में अगर मैं इसके लेंथ के चेंज को कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ नीचे की तरफ, तो मैं इसको कह सकता हूँ डेल L। इस चेंज को कह सकता हूँ डेल L, बिकॉज डेल L किसके बराबर होगा, अगर मैं इतने डिस्टेंस में से यानी टोटल डिस्टेंस में से, सॉरी टोटल जो इसकी न्यू लेंथ आई है उसमें से ओरिजिनल लेंथ निकाल दूँ तो कितनी लेंथ बचेगी, इतनी सी लेंथ बच जाएगी। ओके, यानी हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बिकम डेल L
L माइनस LO। इस बात का मतलब आप समझे फिज़िकली, अगर मैं टोटल लेंथ जो आई है इसकी एक्सपेंड होने के बाद उसमें से ओरिजिनल लेंथ माइनस कर दूं तो क्या बनेगी, ये लेंथ बन जाएगी। लेट्स सपोज मेरे पास 5 मीटर इस रॉड की लेंथ थी और मैं ज्यूम करता हूँ कि उसमें 3 मीटर चेंज आया है, ठीक है। न्यू लेंथ जो आई है वो एक्सपेंड होने के बाद 3 मीटर आई है। देन 5 मीटर प्लस 3 8 मीटर। 8 मीटर से ये जो ओरिजिनल 5 मीटर लेंथ अगर आप माइनस करें तो क्या बचता है, ओनली 3 मीटर, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, डेल एल आ जाएगा आपके पास। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास इनिशियली एज्यूम करें 10 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था, हीट ऑब्जॉर्व करने के बाद आफ्टर सम टाइम उसका न्यू टेम्परेचर T था, दैट शुड बी मच मोर देन ओरिजिनल टेम्परेचर। तो आप एज्यूम करें कि यहाँ 50 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था लेट्स सपोज, और इसका जो ये 50 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर था और इसका जो न्यू टेम्परेचर एज्यूम करें वो 100 सेल्सियस डिग्री पे चला गया। तो यू शुड सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम 100, देन यू विल गेट द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, हाउ, डेल T माइनस TO। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप अगर 100 में से 50 सेल्सियस डिग्री जो इनिशियल टेम्परेचर था उसको माइनस करें तो जो चेंज आया टेम्परेचर के अंदर वो आपके पास ओरिजिनल नया टेम्परेचर, डिफरेंस टेम्परेचर आ जाएगा। सो अगर हम लेंथ की बात करें स्टूडेंट्स, तो लेंथ हमारे पास डिपेंड करता है किस किस चीज़ पे, सिंपली डेल एल जो चेंज इन लेंथ है सबसे पहले तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर पे। ये बता रहा है कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस हम बढ़ाएंगे उतना ही लेंथ में चेंज आएगा। कैसे भला, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अगर देखें 100 माइनस 50 आया है, अगर मैं इस टेम्परेचर को इससे भी ज़्यादा बढ़ा दूँ यानी 150 पे ले जाऊँ तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 100 सेल्सियस डिग्री। इट मीन्स कि फिर लेंथ भी कितनी आएगी, यहाँ पे लेंथ आके नहीं रुकेगी, इट विल एक्सपेंड मोर। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस आप बढ़ाते जाओगे उतना आपके पास डेल एल आएगा, लेंथ में चेंज आएगा। जहाँ रॉड इनिशियल टेम्परेचर पे था, फिर आप उस रॉड को जितने न्यू टेम्परेचर रेंज पे लेके जाएंगे, जितने हाईली टेम्परेचर पे लेके जाएंगे, उतना ही क्या आना है, डेल एल आना है। सो दैट्स व्हाई डेल एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। द सेकेंड थिंग, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, एंड द सेकेंड वन इज डेल एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LO। ओरिजिनल लेंथ में भी स्टूडेंट्स डिपेंड करता है आपके पास जो चेंज इन लेंथ है। कैसे, आपने लेट सपोज एक छोटा सा रॉड ले लिया, उसकी ओरिजिनल लेंथ लेट सपोज 2 मीटर है, ओके, तो मैंने उसकी ओरिजिनल लेंथ लिख दी LO। अब होगा क्या, जब आप इसको हीट देंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे इसके अंदर, लेट सपोज स्मॉल लेंथ में स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर लेट सपोज 4 पार्टिकल्स हैं, ओके। तो 4 पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेंथ एक्सपेंड कर सकते हैं, वेरी स्मॉल, शायद इतना ही। इसके बदले अगर आप ओरिजिनल लेंथ थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, शायद इतना, तो ये लेट सपोज 2 मीटर नहीं है, इसको हम कह देते हैं 6 मीटर। तो 6 मीटर में पार्टिकल भी ज़्यादा होंगे, पार्टिकल्स की कोलिजन्स भी ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स की एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा कोलाइड करेंगे और मैक्सिमम पार्टिकल ज़्यादा लेंथ प्रोड्यूस करेंगे। और आप देखेंगे कि इस बार लेंथ बढ़ाने से, ओरिजिनल लेंथ बढ़ाने से लेंथ में एक्सपेंशन इतनी आ सकती है। तो LO, ये जो LO यहाँ मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ, ये जितना बड़ा होगा लेंथ, जितना रॉड की आप बड़ी रखेंगे उसमें एक्सपेंशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और लेंथ की, ओरिजिनल लेंथ की आप जितनी लेंथ जो है वो स्मॉल होगा उसमें एक्सपेंशन भी स्मॉल होगी, लाइक दैट। सो दैट्स वाई इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। तो चेंज इन लेंथ एक तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, एंड सेकंड वन आपके ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है, जो रॉड या सॉलिड सब्सटेंस का आपने लेंथ लिया होगा।
तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करने से आपके पास क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको कंबाइन करें तो हमारे पास आता है डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओ एंड डेल टी। ओरिजिनल लेंथ पे भी डेल एल डिपेंड कर रहा है एंड उसके साथ साथ टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए भी, किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। सो यहाँ भी इसको ख़त्म करने के लिए मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्रॉस एल ओ डेल टी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो कांस्टेंट लगता है वो हर सॉलिड मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हर सॉलिड मटेरियल की कुछ सॉलिड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ सॉलिड्स बहुत हार्ड होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हार्ड होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं। दैट्स वाई हर सॉलिड का जो कांस्टेंट है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट के तौर पे यूज़ करेंगे दैट विल बी अल्फ़ा, अल्फ़ा एल ओ डेल टी। सो वी हैव this equation will become equation 3. Where alpha, यहाँ अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल expansion. So we have alpha is coefficient of linear thermal expansion। और अगर इस अल्फ़ा की वैल्यू में कैलकुलेट करना चाहूँ, लुक एट दैट इक्वेशन 3 को देखिए, ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल टी मल्टीप्लाई और अल्फ़ा के साथ अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इस अल्फ़ा की, देन इट विल डिवाइड ऑन द नेक्स्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 3 विल बिकम del L L O del T। सो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या बता रही है, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। मैं आपको पहले भी रिमाइंड करा दूं कि अल्फ़ा हर मटेरियल के लिए, हर सॉलिड मटेरियल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू चेंज आएगी, क्योंकि हर सॉलिड मटेरियल्स का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है, पार्टिकल स्ट्रक्चर वो चेंज होता है। ओके, किसी का एमॉर्फस होता है, किसी का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई हर सॉलिड मटेरियल का अल्फ़ा का वैल्यू चेंज आता है। जब हमारे पास कोई भी सेम फिज़िकल क्वांटिटी की रेशो में आ जाए, जैसा कि ये डेल एल है, ये भी तो चेंज इन लेंथ है और ये ओरिजिनल लेंथ है, तो सेम क्वांटिटी है, लेंथ है आपके पास। जब कोई भी सेम लेंथ की रेशो हमारे पास आती है तो हम उसको कहते हैं फ्रैक्शनल रेशो स्टूडेंट्स। ओके, तो ये अल्फ़ा मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जितना टेम्परेचर चेंज होगा, डेल टी चेंज होगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उस हिसाब से कितना एक सॉलिड मटेरियल्स के ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से डेल एल प्रोड्यूस होगा। ओके, अल्फ़ा हमें किसी भी सॉलिड मटेरियल्स की एक्सपेंशंस की इंफॉर्मेशन देता है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल किस एक्सटेंट तक, कितनी टेंडेंसी है उसमें एक्सपेंशंस की। जैसे अगर मैं वापस जाऊं तो इस सॉलिड्स की टेंडेंसी लेट सपोज 3 मीटर की थी, 5 मीटर इसकी अपनी लेंथ थी और 3 मीटर्स की अपनी एक्सपेंशंस थी। तो अल्फ़ा मुझे इन्फॉर्मेशन देगा कि कोई सॉलिड मटेरियल कितने एक्सटेंट तक अपने ओरिजिनल लेंथ से डेल एल प्रोड्यूस करेगा, कितना एक्सपेंड करेगा। तो हर सॉलिड मटेरियल्स की अपना एक एक्सपेंशन होती है, अपने एक्सटेंट तक उसकी टेंडेंसी जो होती है वो चेंज होती है और चेंज होती है। दैट्स वाई अल्फ़ा की वैल्यू भी हर सॉलिड मटेरियल्स की चेंज होती है। तो इसी तरह अगर मैं ये जो न्यू लेंथ आया है एक्सपेंड होने के बाद, अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन 3 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं डेल एल बराबर है एल माइनस एल ओ के।
ओके, तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं L माइनस LO अल्फ़ा LO del T। ओके, सो यहाँ पे मैं LO को सेकेंड साइड पे ले जाता हूँ स्टूडेंट्स, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, LO प्लस अल्फ़ा LO del T, चूँकि सेम टर्म है LO LO, सो दैट्स वाई मैं LO को यहाँ कॉमन ले सकता हूँ, वन विल रिमेन लेफ्ट बिहाइंड, प्लस अल्फ़ा LO del T। ओके, ये इक्वेशन आ जाएगी। सो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स, दैट इज LO 1 प्लस अल्फ़ा del T। स्टूडेंट, दिस इज़ योर फाइनल इक्वेशन। और ये L क्या है? ये वो न्यू लेंथ है एक्सपेंशन के बाद जो आया। अगर हमें इसके न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम इस रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी ओरिजिनल लेंथ होती है, जो रॉड है या कोई भी सब्सटेंस हम लेते हैं, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है स्टूडेंट्स। एंड देन अल्फ़ा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, ये हमें हर सब्सटेंस का गिवन होता है। एंड डेल टी वो टेम्परेचर डिफरेंस है जो एक इनिशियल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, और न्यू टी टेम्परेचर जो है आफ्टर एक्सपेंशन, जब आपके पास रॉड या कोई सब्सटेंस एक्सपेंड हो जाता है, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस को डेल टी कहा जाता है। सो इसी तरीके से अगर मैं अल्फ़ा का यूनिट फाइंड आउट करना चाहूँ, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, देन वी हैव डेल एल LO del T, जो कि आपके पास इक्वेशन 2 थी। सो यहाँ पे ये एक फ्रैक्शनल रेशो है दो सेम सब्सटेंस की, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, और ये टेम्परेचर है आपके पास। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँ देन इट विल मीटर, इट विल आल्सो मीटर, एंड ये टेम्परेचर जो है ये केल्विन में आ जाएगा। एंड वी हैव meter meter cancel with each other and we have 1 or Kelvin, finally we get Kelvin -1। सो ये आपके पास अल्फ़ा का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। स्टूडेंट्स, ये थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड लिक्विड। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी। थैंक्स।